क्या आप जानते हैं कि भारत के हर दूसरे मंत्री पर आपराधिक मामले चल रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आज के भारत की राजनीति में सत्ताधारी और विपक्ष दोनों पार्टियों के 47% मंत्रियों पर हत्या, बलात्कार, अपहरण और भ्रष्टाचार के मामले लंबित हैं, तो शायद आप मुझ पर भरोसा ना करेंगे। लेकिन आज मैं आपको एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की उस ताजा रिपोर्ट की पूरी सच्चाई बताने वाला हूं, जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। ये केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र के भविष्य का मामला है। 627 विधानसभा और सांसद के 643 मंत्रियों के विश्लेषण करने के बाद जो तस्वीर सामने आई है, वो किसी भी जागरूक नागरिक के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय राजनीति के उस काले सच के बारे में जिसे अधिकतर मीडिया आंख चुराता रहता है। ये केवल एक साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि एक ऐसी जांच है जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ तक जाती है। आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे अपराधी तत्व भारत की राजनीति पर कब्जा करते जा रहे हैं और क्यों। यहाँ आप सभी के लिए जानना जरूरी है। हम समझेंगे कि कैसे पैसा, बाहुबल और भ्रष्ट व्यवस्था ने मिलकर हमारे देश की सत्ता को अपहरण कर लिया है। सिर्फ कल ही जो ADR की रिपोर्ट आई, उसमें 27 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के 643 मंत्रियों का गहरा अध्ययन है। इन आंकड़ों के पीछे छुपी हुई ये कहानी आपको हैरान कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे भारत की राजनीति अपराधियों का अड्डा बनते जा रही है। इस मुद्दे को समझने के लिए हमें पहले उन आंकड़ों को देखना होगा जो सितंबर 2025 में सामने आए हैं। 23 सितंबर को जब ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई, तब से पूरे देश में इस पर गहरी चर्चा हो रही है। ADR के अनुसार 643 मंत्रियों में से 302 यानी 47% मंत्रियों ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामले की घोषणा की है। इनमें से 174 मंत्री यानी 27% पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, अपहरण, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि यह समस्या 2004 से लगातार बढ़ती जा रही है। जहां 2004 में 24% सांसदों पर आपराधिक मामले थे, वहीं 2019 में यह बढ़कर 43% हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि हमारी पूरी लोकतंत्र व्यवस्था पर एक गहरा आक्रमण है। यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक साजिश का हिस्सा है। जब हम पार्टी के हिसाब से देखते हैं तो और भी डरावनी तस्वीर सामने आती है। भाजपा के 336 मंत्रियों में से 136 यानी 40% पर आपराधिक मामले हैं। इनमें से 88 पर गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस की स्थिति और भी खराब है। 61 मंत्रियों में से 45 यानी 74% पर आपराधिक मामले हैं। आम आदमी पार्टी, जो खुद को साफ छवि की पार्टी बताती है, उसके 16 में से 11 यानी 69% मंत्रियों पर मामले चल रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि DMK के 31 में से 27 यानी 87% मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं। तेलुगु देशम पार्टी में 23 में से 22 यानी 96% मंत्रियों पर केस चल रहा है। राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, जहां 79% विधायकों पर आपराधिक मामले हैं। केरल और तेलंगाना में ये 69% है, बिहार में 66%, महाराष्ट्र में 65% और तमिलनाडु में 59% नेताओं पर आपराधिक मामले लंबित हैं। ये केवल संख्या नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र के मौत का प्रमाण पत्र है। जब अपराधी सत्ता में बैठकर कानून बनाते हैं, तो फिर न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। पहला बिंदु है राजनीति में अपराधियों का प्रवेश कैसे हुआ। इसे समझने के लिए हमें 1980 के दशक की घटनाओं को देखना होगा। उस समय चुनावी राजनीति में पैसा का खेल शुरू हुआ और राजनेताओं को लगा कि जीतने के लिए बाहुबल की जरूरत है। धर्मवीर आयोग 1977 की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि राजनेता अपराधियों का उपयोग मतदाताओं को डराने और पैसा से प्रभावित करने के लिए करते हैं। लेकिन धीरे धीरे यही अपराधी खुद राजनीति में आ गए। पहले वो राजनेताओं के लिए काम करते थे, अब खुद राजनेता बन गए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है चुनावी खर्च का बढ़ना। एक लोकसभा सीट का औसत खर्च आज 50 करोड़ से ज्यादा है। इतना पैसा कहां से आएगा? साफ सुथरे उम्मीदवार के पास इतना पैसा नहीं होता, इसलिए
या तो भ्रष्ट व्यापारी राजनीति में आते हैं या फिर अपराधी जिनके पास काला धन होता है। यही कारण है कि आज केंद्रीय मंत्री की औसत संपत्ति 37 करोड़ रुपया है। सबसे अमीर मंत्री चंद्रशेखर हैं, जिनकी संपत्ति 5,705 करोड़ रुपया है। कांग्रेस के डीके शिव कुमार, जिनकी संपत्ति 1413 करोड़ रुपया। चंद्रबाबू नायडू की 931 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तीसरे और सबसे अहम बात यह है कि न्यायपालिका की धीमी रफ्तार ने इस समस्या को बढ़ाया है। भारत में औसतन एक आपराधिक मामला 15 साल तक चलता है। इतने समय में अपराधी राजनीति में आकर खुद को साफ कर लेते हैं। चौथा बिंदु है राजनीतिक पार्टियां जानबूझकर अपराधियों को टिकट देती है, क्योंकि उनके जीतने की संभावना ज्यादा होती है। वह मतदाताओं को डराकर या पैसा देकर वोट खरीद लेते हैं। अब सवाल यह है कि इन सभी मिला जुला प्रभाव क्या होता है। पहला प्रभाव यह है कि कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने वाले हो जाते हैं। जब हत्यारे संसद में बैठकर कानून बनाते हैं तो न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। दूसरा प्रभाव यह है कि भ्रष्टाचार बढ़ता है। अपराधी नेता अपने मामले को दबाने के लिए पुलिस, न्यायपालिका और नौकरशाही में अपने लोगों को बैठाते हैं। इससे पूरी व्यवस्था भ्रष्ट हो जाती है। तीसरा प्रभाव यह है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है। जब अपराधी सत्ता में होते तो वो विरोधियों को दबाने के लिए गुंडागर्दी का सहारा लेते हैं। प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सब पर आंच आती है। चौथा प्रभाव यह है कि विकास कार्य में भ्रष्टाचार बढ़ता है। अपराधी नेता सरकारी योजनाओं का पैसा अपने जेब में डाल लेते हैं। गरीबों के लिए बनी योजनाओं का फायदा उन तक नहीं पहुंचता। पांचवा प्रभाव यह है कि देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होती है। जब दुनिया देखती है कि भारत के नेताओं पर हत्या और बलात्कार के मामले तो हमारी साख गिरती है। निवेशक डरते हैं, पर्यटक नहीं आते हैं। छठा प्रभाव यह है कि समाज में हिंसा बढ़ती है। जब नेता अपराधी होते हैं तो आम लोग भी सोचते हैं कि अपराध करने से कुछ नहीं होता। इससे समाज में अराजकता फैलती है। ये सब देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि राजनीति का अपराधीकरण केवल एक राजनीतिक समस्या नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे समाज के लिए कैंसर की तरह है। अब मैं अपनी राय देना चाहूंगा। मेरे हिसाब से राजनीति का यह अपराधीकरण भारत के लिए आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह हमारी जड़ों पर आक्रमण है। ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, बल्कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के शब्द भी इसका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा था, यदि राजनीति में बुरे लोग आएंगे तो संविधान भी उन्हें नहीं रोक सकता। मैंने पिछले 20 साल में देखा है कि कैसे हमारे इलाके में साफ सुथरे नेता चुनाव हार जाते हैं और अपराधी जीत जाते हैं। लोग डर के मारे या पैसा के लालच में अपराधियों को वोट देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? क्या ताकतवर लोग चाहते हैं कि भारत की राजनीति में अपराधी रहे ताकि वो अपने हित की रक्षा कर सके? मैं समझता हूँ कि कुछ लोग इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक अपराधी राजनीति में रहेंगे तब तक भारत प्रगति नहीं कर सकता। जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर जैसे देश इसलिए आगे बढ़े, वहां की राजनीति साफ थी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे बच्चों को ऐसे भारत में रहना चाहिए जहां अपराधी नेता बनते हैं? क्या हमारी बेटियों को ऐसे समाज में रहना चाहिए जहां बलात्कारी संसद में बैठते हैं? मेरा मानना है कि यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हम सभी को मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि अपराधी को वोट देना देशद्रोह के समान है। लेकिन साथ ही मैं ये भी मानता हूं कि व्यवस्था में मौजूदा खामियों के लिए हम आम लोग भी जिम्मेदार हैं। हमने इन अपराधियों को वोट दिया। हमने ही जाति और धर्म और पैसे के आधार पर फैसला लिए। आप क्या कहते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप भी मेरे इस बात से सहमत हैं कि राजनीति से अपराधियों को बाहर करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए? अब बात करते हैं समाधान की। पहला, व्यक्तिगत स्तर पर हमें अपराधियों को वोट देना बंद कर सकते हैं। हमें फैसला करना होगा। हम किसी भी हालत में ऐसे उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे जिस पर आपराधिक मामले हो, चाहे वो हमारी जाति का हो, धर्म का हो या गांव का हो। हम अपने वोट की ताकत को समझना होगा। हर व्यक्ति को चुनाव से पहले उम्मीदवार का बैकग्राउंड चेक करनी चाहिए। ADR और मान्यता.in जैसी वेबसाइट है जहां आप अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड देख सकते हैं। दूसरा, समुदायिक स्तर पर हमें जागरूकता अभियान चलाना होगा। हर गाँव, हर मोहल्ले युवा मिलकर
मिलकर लोगों को समझाए कि अपराधी को वोट देना गलत है। स्कूल और कॉलेज के छात्रों को प्रेरित करना होगा कि वो अपने परिवार में जाकर इस बारे में बात करें। महिलाएं, स्वयं सहायता समूह, धार्मिक संस्थान और सामाजिक संगठनों को आगे आना होगा। उन्हें लोगों से कहना होगा कि साफ छवि के उम्मीदवार को ही वोट दें। तीसरा और सबसे जरूरी, सरकारी स्तर पर तत्काल कानूनी बदलाव की जरूरत है। पहले तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर नेताओं के मामले को 6 महीने में निपटाना होगा। 15 साल तक मामला लटकाना बंद करना होगा। दूसरा, चुनाव लड़ने के लिए जरूरी योग्यता बढ़ानी होगी। कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री और साफ आपराधिक रिकॉर्ड अनिवार्य करना होगा। तीसरा और चुनावी फंडिंग को पारदर्शी बनाना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह की अपारदर्शी योजनाओं को बंद करना होगा। चौथा, पुलिस और न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से मुक्त करना होगा। सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग बंद करना होगा। यदि हम सभी मिलकर इन उपायों पर अमल करें तो 5 साल में भारत की तस्वीर बदल सकती है। दुनिया के कई देशों में यह हो चुका है। सिंगापुर में ली कुआन यू ने भ्रष्ट राजनेताओं को जेल भेजा। आज सिंगापुर दुनिया के सबसे साफ देश में है। दक्षिण कोरिया में भी ऐसा हुआ। याद रखिए, बदलाव हमसे ही शुरू होता है। अगर हमने ठान लिया तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जवाब देने की कोशिश करता हूं। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भारतीय राजनीति के अपराधीकरण की सच्चाई जान सके। खासकर उन लोगों के साथ शेयर करें जो अभी भी जाति धर्म के नाम पर वोट देते हैं। अगर आप ऐसी और जानकारी चाहते हैं जो मुख्य धारा की मीडिया नहीं बताती तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत की न्यायपालिका की समस्या पर। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे भारत की राजनीति में 47% नेताओं पर आपराधिक मामला है, कैसे ये समस्या 2004 से लगातार बढ़ रही है और कैसे इसका समाधान हमारे हाथों में है। याद रखिए, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि अपराधी भी वोट मांग सके। लोकतंत्र का मतलब है कि योग्य और ईमानदार लोग जनता की सेवा करें। ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है। आज हमें फैसला करना है कि हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां अपराधी राज करे या साफ सुथरा भारत चाहते हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगली वीडियो में न्यायपालिका की धीमी गति और उसके कारणों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे, जागरूक रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।